सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 1.25% इजाफे से 15% की सतह पर पहुंच गई। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं, शरह सूद ना बढ़ाने से मईशत को नुकसान हो सकता था, महंगाई बेकाबू हो जाती और रुपए पर दबाव बढ़ता। बोले, महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आइंदा साल शरह नमू 3 से 4% के दरमियान रहेगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करना अच्छा फैसला है, जबकि आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। तो महंगाई को कंट्रोल करना अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसलिए आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 15% की सतह पर पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं, शरह सूद ना बढ़ाते तो महंगाई बेकाबू हो जाती, रुपए पर मजीद दबाव बढ़ता। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 15% की सतह पर पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि शरह सूद ना बढ़ाते तो महंगाई बेकाबू हो जाती, रुपए पर मजीद दबाव बढ़ता। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 1.25% इजाफे से 15% की सतह पर पहुंच गई। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि शरह सूद ना बढ़ाने से मईशत को नुकसान हो सकता था, महंगाई बेकाबू हो जाती और रुपए पर दबाव बढ़ता। उनकी जानिब से कहा गया कि महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। आइंदा साल शरह नमू 3 से 4% के दरमियान रहेगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करना अच्छा फैसला है, जबकि आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 15% की सतह पर पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि शरह सूद ना बढ़ाते तो महंगाई बेकाबू हो जाती, जबकि रुपए पर मजीद दबाव भी बढ़ता। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं, शरह सूद ना बढ़ाने से मईशत को नुकसान हो सकता था, महंगाई बेकाबू हो जाती और रुपए पर दबाव बढ़ता। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कैस असलम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि शरह सूद ना बढ़ाते तो महंगाई बेकाबू हो जाती, रुपए पर मजीद दबाव बढ़ता। हेलो डॉक्टर कैस असलम साहब, आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? आपको आ रही है आवाज? जी जी सर, आवाज आ रही है। ये बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि शरह सूद नीचे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी चाहिए। शरह सूद से महंगी हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट। शरह सूद से ये जो समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल होगी, कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि चीजें और महंगी हो जाएंगी, कारोबार महंगा हो जाएगा। और शरह सूद से अगर ये समझते हैं कि डॉलर बच जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इनको बिल्कुल शरह सूद नीचे लाके इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए, ताकि मुल्क चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों के पास इनकम आए। मगर अगर शरह सूद बढ़ाते रहे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा और महंगाई उतनी ही बढ़ती रहेगी। क्योंकि महंगाई की कॉजेज और हैं। महंगाई की कॉजेज जो हैं वो तो टैक्स है। महंगाई की कॉजेज जो हैं वो तो चीजें अब बिक नहीं रही। महंगाई की कॉजेज डॉलर का बढ़ना है और इम्पोर्ट जो 50 बिलियन पे चली गई है, ट्रेड डिफिसिट, वो है महंगाई की कॉजेज। वो जो तेल महंगा हो रहा है वो है महंगाई की कॉजेज। तो शरह सूद बढ़ाने से तो नहीं होता।
सर, आने वाले दिनों में मुल्की मईशत कैसी देख रहे हैं आप? लड़खड़ाती हुई। देखें, बात यह है कि जब तक आप इंडस्ट्री को फरोग नहीं देंगे, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल के अलावा और चीज़ें, तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी और लोगों की रोज़गार भी कम रहेंगे। तो मैं आने देने को मुश्किल ही देख रहा हूँ आपकी मईशत। सर, कायम मकाम गवर्नर तो कह रहे हैं कि अगर हम ना बढ़ाते तो महंगाई बेकाबू हो जाती। सर, वो सिर्फ अमीरों को बचा रहे हैं या फॉरेनर्स को बचा रहे हैं? नहीं, महंगाई का बेकाबू इसलिए हो जाती है कि आप हर चीज़ पे तो टैक्स लगा रहे हैं। महंगाई बेकाबू इसलिए हो रही है कि आप जो है खुर्दनी तेल बाहर से मंगवा रहे हैं। महंगाई बेकाबू इसलिए हो रही है कि आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हुई हैं। आप डॉलर पे काबू ही नहीं कर रहे, किसी कैप भी नहीं कर रहे। देख लेते हैं, सारा सूद बढ़ा दी इन्होंने, और 3 महीने में देखिएगा कि इस वक्त इन्फ्लेशन 19% पे है। तो अगर एक महीने में 22% पे ना गई तो फिर ये सच्चे हैं जो नहीं होंगे। महंगाई बढ़ेगी क्योंकि इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। सर, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर शरह सूद ना बढ़ाई जाती तो रुपए पर मजीद दबाव बढ़ता, अगर हमारा रुपया डिवैल्यू हो जाता तो जाहिर है महंगाई मजीद बढ़ती। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो देखें, रुपए की डिवैल्यू पे 4 या 5 चीज़ें असरअंदाज करती हैं। पहली सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज करती है वो तो आपका ट्रेड डिफिसिट है कि जो 49.9 बिलियन तक चला गया डॉलर्स, वो बढ़ता रहेगा, इंपोर्ट्स बढ़ती रहेंगी। तो जो 80 बिलियन तक चली गई हैं तो रुपया डिफिसिट होता रहेगा। दूसरा जो है वो आपकी अगर महंगाई, इन्फ्लेशन रेट दुनिया की इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है, जो मैंने आपसे कहा 19% है, तो रुपया डेप्रिशिएट करता है। तीसरा यही इंटरेस्ट रेट्स हैं। अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स दुनिया के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हैं तो रुपया डेप्रिशिएट करेगा, और इन्होंने जो बढ़ाए हैं तो अमेरिका के लेवल से ज़्यादा हैं। और चौथा जो है वो स्पेकुलेशन है कि अगर आप अभी भी इजाज़त देते हैं कि आपका डॉलर इस मुल्क से ख़रीदा जाए और मुल्क से बाहर भेजा जाए, जो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो रुपया डेप्रिशिएट होगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से देखना यह है कि दुनिया के इंटरेस्ट रेट से हम ज़्यादा हैं या कम हैं। अगर तो हम कम हैं तो शायद ये कंट्रोल कर लें रुपए के डेप्रिसिएशन, और अगर ये 15% दुनिया की इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो फिर ये नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, डॉक्टर कैस असलम माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का 17 सिफात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने कहा है कि आर्टिकल 63A की मज़ीद तशरीह करना आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का 17 सिफात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने कहा है कि आर्टिकल 63A की मज़ीद तशरीह करना आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से बात करेंगे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा मज़ीद क्या कहा गया जस्टिस मज़हर आलम की जानिब से? जी, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल जो है 13 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट से कबल ये इख्तिलाफी नोट तहरीर किया है जो कि 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मज़हर आलम का कहना है कि चूँकि तफसीली राय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नहीं की गई, इसलिए वो तफसीली राय आने से कबल ही अपना इख्तिलाफी नोट तहरीर कर रहे हैं। उन्होंने अपने नोट में ये लिखा है कि मुनर्रिफ अराकीन जो हैं उनसे मुतल्लिक आर्टिकल 63A जो है वो वाज़ेह है, और उसमें अगर मज़ीद किसी किस्म की भी तशरीह की गई तो वो आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। और उनका ये कहना है कि आर्टिकल 63A में मज़ीद तशरीह करना आइन की जो मुख्तलिफ शिकें हैं उनको भी मुतासिर करेगा। आज आपके इख्तिलाफी नोट में ये भी कहा है जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल ने कि जो मुनर्रिफ अराकीन होते हैं उनका वोट शुमार होगा, और वो अक्सरीती राय से जो है इत्तफाक नहीं करते कि मुनर्रिफ अराकीन का वोट शुमार ना किया जाए। और जैसे मज़हर आलम मियाँ खेल ने अपने इख्तिलाफी नोट में ये भी लिखा है कि जो अराकीन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देते हैं
उनका वोट शुमार किया जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 63A में इस किस्म की कोई जो है चीज शामिल नहीं कि मुनर्रिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। और जैसे मज़हर आलम का कहना था कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ रेफरेंस मंजूर करता है तो फिर मुनर्रिफ अरकान जो हैं वो डीसीट तस्वर होंगे। ताहम इससे ज़्यादा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, और अगर मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानद गशगोरी आपका। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल मुबैना वीडियो स्कैंडल पर जवाबदही के लिए आज भी पीएसी इजलास में पेश ना हुए। मुतासरा खातून तैयबा गुल ने पीएसी को बताया कि साबिक चेयरमैन नैब ने उनके खिलाफ 2 करोड़ रुपए का रेफरेंस बनाया। 40 FIRs दर्ज की गईं। पीएसी ने मामले की इंक्वायरी कराने का फैसला किया है। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि इंक्वायरी के बाद सिफारिशात वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भिजवाई जाएंगी। पीएसी ने जावेद इकबाल को सरबराह लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। उधर नैब ने अपने अफसरान के असासों की तफसीलात पीएसी में पेश करने से माजरत कर ली। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल मुबैना वीडियो स्कैंडल पर जवाबदही के लिए आज भी पीएसी इजलास में पेश ना हुए। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा, आज भी साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पेश नहीं हुए पीएसी इजलास में? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था जिसमें जो तैयबा गुल नामी खातून है उनकी जो वीडियो थी और जो ऑडियो थी उससे मुतल्लिक आज इजलास था, जिसमें चेयरमैन नैब जो थे साबका और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो शरीक नहीं हो सके। जबकि आज के इस इजलास में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने कमेटी अरकान की हिदायत पर एक हतमी वार्निंग दी है साबिक चेयरमैन नैब को और कहा है कि अगले इजलास में अगर वो पेश नहीं होते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे और उनको यहाँ पर इजलास में बुलवाया जाएगा। जबकि एक मुतासरा खातून जो थी तैयबा गुल वो आज के इस इजलास में पेश हुई है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी चलाई है। उन्होंने कहा है कि आज के इस इजलास में कि उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया और जो जो उनके साथ हुआ उन्होंने तमाम तर तफसीलात पेश की, जिस पर पीएसी के अरकान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी सूरत में भी जो है वो ख़वातीन को हरासा करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितनी भी ख़वातीन हैं जो जहाँ जहाँ पर काम करती हैं और जो वो लोग जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जो जिनके दफातर हैं सरकारी, अगर वहाँ पर इस तरह के हालात होंगे तो फिर ख़वातीन के लिए काम करना मुश्किल होगा। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने वज़ीर आज़म से भी इस बात की अपील की है कि जावेद इकबाल नामी शख्स को तब तक लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाया जाए जब तक इसकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। चेयरमैन कमेटी ने ये भी कहा है कि जस्टिस का लफ्ज़ हटा दिया है क्योंकि ओहदे का गलत इस्तेमाल हुआ है जो कि नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। जबकि जो खातून थी तैयबा गुल उन्होंने तफसीली तौर पर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मैंने हर फोरम पर जो है वो शिकायत की है, मेरे ऊपर कुल 40 के करीब FIR दर्ज की गई हैं, 2 करोड़ रुपए का रेफरेंस बनाया गया था। उन्होंने चेयरमैन नैब के साथ साथ डीजी नैब जो है शहजाद वसी सलीम और जो दीगर अफसरान हैं नैब के उनको भी इस मामले का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तमाम तर लोगों के सबूत है, शवाहिद है वो मेरे पास मौजूद है, किस तरह मुझे ब्लैकमेल किया गया, किस तरह मुझे हिरासत में लेकर बगैर खातून के मुझ पर किस तरह हिरासत किया गया। तैयबा गुल साबिक चेयरमैन नैब और नैब के जो दीगर अफसरान के खिलाफ दास्तान सुनाते सुनाते अफरीदा भी होगी कमेटी इजलास में। जबकि तैयबा गुल ने कहा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ मैंने जो दरख्वास्तें की हैं मेरे खिलाफ ना कोई कॉल अप नोटिस हुआ ना मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, मुझे जो है डायरेक्टली इस्लामाबाद से पहले मेरे शोहर को और फिर मुझे गिरफ्तार किया। जो साबिक चेयरमैन नैब है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उनसे मुतल्लिक पीएसी ने ये फैसला किया है कि अगर वो अगले इजलास में पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ वारंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नूर को तब्दील करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात कर दिया गया। ग्रेड 21 के वसी मुख्तार को एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन लगा दिया गया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नूर को तब्दील करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 21 के वसी मुख्तार को एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन लगा दिया गया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले जारी हैं। डॉक्टर ताहिर नूर एडिशनल सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात। इसी हवाले से बात करेंगे, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इन तकर्रुर तबादलों के हवाले से।
देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नूर को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनात कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 20 के जो अफसर हैं ख्यालजाद गुल, उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न तैनात किया गया है। ख्यालजाद गुल एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में तकर्री के मुंतज़र थे। इसके अलावा मोहम्मद बशीर खेतरान को जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी डिवीज़न तैनात किया गया है। इसके अलावा ग्रेड 20 के इमरान जमील को जॉइंट सेक्रेटरी दिफा डिवीज़न तैनात किया गया है। ग्रेड 21 के वसीम मुख्तार को एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न तैनात किया गया है, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी वजारत दिफा नासरा बतूल को जॉइंट सेक्रेटरी इत्तेफाकी अमूर डिवीज़न तैनात किया गया है। ग्रेड 20 के जॉइंट सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न शहजाद हमीद दुरानी का तबादला कर दिया गया है और उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी कौमी सकाफती विरसा डिवीज़न तैनात किया गया है। बताता चलूँ कि राय नासिर खान की बतौर सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जो तकर्री की गई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी डिवीज़न में, उसे मनसूख कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद आपका। कराची की मवेशी मंडी में बारिश के बायस मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ बच्चे वालिदैन के साथ कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ऐसी ही एक फैमिली से हमें मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज। हाईवे की मवेशी मंडी में इस वक्त अब रहमत जो है बरसना शुरू हो गया है और यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। पूरी फैमिली एक मौजूद है, बच्चे बड़े जो हैं इनसे पूछते हैं क्या लेने आए, कौन सा जानवर लेना है? बकरा। बकरा। आपने? गाय। गाय। अच्छा, आपने क्या लेना है? बकरा गाय। तो दोनों लेने हैं। ये इसको पता नहीं कि महंगा है, बकरा गाय दोनों लिए। कैसे देखते हैं कि एंजॉयमेंट है कि फैमिली मिलकर? ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम भी बड़ा सही है, साफ़ सुथरा और वेदर बहुत अच्छा है। कराची का जो इस टाइम वेदर बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा ये कि एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे खातून खाना कैसी रहती है शॉपिंग, जानवर खरीदना? और ये अच्छा रहता है, एक्साइटमेंट रहती है और अभी तो माशाल्लाह से बारिश भी हो गई है। ये देखिए कि बड़ी तेज बारिश हो रही है और लेकिन कराची वाले जो है बच्चों के साथ जो है जानवर लेने आए और यही ईद कुर्बा की खुसूसियत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद रियाज आपका। बेरोजगार अफराद के लिए नौकरी तलाश करना आसान हो गया। महकमा लेबर ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी लेबर इंसानी वसाइल लियाकत अली चट्ठा ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह किया। जॉब पोर्टल आजिर और अजीर के दरमियान राबते का किरदार अदा करेगा। पोर्टल की मदद से बेरोजगार अफराद मुलाजमत जबकि मालिकान मुलाजमीन को तलाश कर सकेंगे। इस पोर्टल से न सिर्फ बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि आजिर को भी तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता मजदूरों का डाटा बआसानी दस्तयाब होगा। पोर्टल के जरिए वोकेशनल तालीमी इदारे अपनी फारिगुल तहसील तलबा के डाटे के इंदराज के पाबंद होंगे। पोर्टल पंजाब में महकमा लेबर के तमाम ज़िले दफातर में कायम कर दिए गए हैं। मुस्तकबिल में हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इमदाद के लिए बेरोजगार अफराद का डाटा भी इसी जॉब पोर्टल से लिया जा सकेगा। लाहौर एयरपोर्ट का आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया गया नया रनवे ताहल ऑपरेशनल ना हो सका। नए रनवे का सिविल वर्क्स अप्रैल में मुकम्मल किया जा चुका है। इलेक्ट्रिकल वर्क जून में मुकम्मल किया गया, जबकि डेल्टा और ब्रावो टैक्सी वेज को 3 माह कबल ही ऑपरेशनल कर दिया गया था। लाहौर एयरपोर्ट का आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया गया नया रनवे ताहल ऑपरेशनल ना किया जा सका। नए रनवे का सिविल वर्क्स अप्रैल में मुकम्मल किया जा चुका। इलेक्ट्रिकल वर्क जून में मुकम्मल किया गया, जबकि डेल्टा और ब्रावो टैक्सी वेज को 3 माह कबल ही ऑपरेशनल कर दिया गया था। लाहौर एयरपोर्ट का नया रनवे ताहाल ऑपरेशनल ना किया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे, दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्र नयाब, बताएगा क्यों अभी तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका रनवे? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर बड़े जहाज़ों के लिए जिसमें A380 है, एयर बसेज है और बड़े हैवी जहाज जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और हर जगह बड़े बेहतरीन तरीके से लैंडिंग होती है, उसके लिए नया एयरपोर्ट बनाया गया था। और एयरपोर्ट के लिए रनवे पे जो खूबसूरत किस्म की तमाम तर फीचर मुकम्मल करके इसको तकरीबन अगर देखा जाए तो मुकम्मल किया जा चुका है मार्च 2022 से इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना और टेस्टिंग कमीशनिंग का काम होना बाकी था, जिसमें इल्तवा के शिकार देखा जा रहा है इस सारे मामला से। सिविल एविएशन की जानिब से टेस्टिंग की जा रही है, कमीशनिंग की जा रही है और लाइटिंग की जो कैलिबरिंग है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही है। ताहम अब ये 2 महीने से इसी स्टैटिक पोजीशन पे है। इस हवाले से एयरपोर्ट मैनेजर का कहना है कि काम इस पे मुकम्मल कर दिया जाएगा और इसके बाद कोशिश की जा रही है कि पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ये वज़ीर आज़म के हाथों इसका इफ्तिताह कराया जाए, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन ताहम एयरपोर्ट की नए रनवे ऑपरेशन होने से बड़े जहाज़ों की लैंडिंग में
جو ہے وہ ابھی تک تحقیق ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نیاب آپ کا. آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹروں نے ناگا پربت میں پھنسے دونوں کو پہماؤں کو ریسکیو کر لیا. شہروز کاشف اور فضل علی کو کیمپ 1 سے گلگت پہنچا دیا گیا. دونوں کو پہما گزشتہ روز ناگا پربت سر کرنے کے بعد واپسی پر 7000 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے. شہروز کاشف اور فضل علی کے اہل خانہ نے ریسکیو آپریشن پر پاک فوج اور صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا. سندھ حکومت نے تیسرے مرحلے میں کلفٹن کے علاقوں میں پیپلز بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے ٹویٹر پیغام میں کراچی والوں کو ایک اور خوشخبری سنا دی. شرجیل میمن کہتے ہیں تیسرے مرحلے میں عوام کے مطالبے پر کراچی کے پوش علاقوں میں پیپلز بس سروس شروع کی جا رہی ہے. میٹروپول، 3 تلوار، 2 تلوار، عبداللہ شاہ غازی انڈر پاس، سی ویو روڈ، ڈالمن مال، نشان پاکستان سے کلاک ٹاور ریسٹورنٹ تک پیپلز بس سروس چلائی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے قیدیوں کو عیدی دے دی. حمزہ شہباز نے قیدیوں کی 1 ماہ سزا کم کرنے کی منظوری دے دی. سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قیدیوں کو عیدی دے دی. حمزہ شہباز نے قیدیوں کی 1 ماہ سزا کم کرنے کی منظوری دے دی. سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اطلاق نہیں ہوگا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کی طلبی کا معاملہ. نیب کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا. خط میں نیب نے موقف اختیار کیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اختیار آڈٹ اعتراضات تک محدود ہے. سابق چیئرمین اور ڈی جی نیب کے خلاف کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سابق چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کو طلب کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. معاملے سے متعلق تفصیلات چیئرمین سینٹ، اسپیکر، اپوزیشن لیڈر اور وزیر قانون کو آگاہ کر دیا گیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کی طلبی کا یہ معاملہ ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعود، بتائیے گا اس خط کے حوالے سے. جی بالکل، چیئرمین جو سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال ہیں ان کی اور ڈی جی نیب لاہور میجر شہزاد سلیم کی طلبی کی گئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو. جو نیب کی جانب سے تحریری خط اور لا پوائنٹ ریز کیا گیا ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود آپ کا. اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.